तो आज हम लोग का जो है ये लास्ट क्लास इसका चैप्टर नंबर 2 पीपल एंड रिसोर्स, ठीक है। और खासकर हम लोग इसमें देख रहे थे ह्यूमन रिसोर्स, मानविक संसाधन कैसे। तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था स्टोरी विलेज पालन, और उसमें प्रोडक्शंस का 4 एलिमेंट देखे थे, याद आया 4 एलिमेंट। और सबसे लास्ट में जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था वो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया था, मानवीय संसाधन कैसे, ठीक है। तो आपको बताए थे कि इसको चैप्टर सेकेंड में डिटेल से पढ़ेंगे, तो वही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और आज इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, हम ग्रुप पे भी सेंड कर देंगे। जिसमें हम लोग पढ़े थे बहुत सारे चीज। ये जो हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे होगा, तो 2 चीज हमें पता था यहाँ पे, एजुकेशन नंबर 1 में, एजुकेशन, और नंबर 2 में हेल्थ। तो इस 2 चीज से क्या हुआ, पॉपुलेशन में क्वालिटी आया। इसमें हम लोग एजुकेशन पढ़ लिए थे कि एजुकेशन से किस तरह से क्वालिटी आएगा पॉपुलेशन में, ठीक है। आज जो है दूसरा टॉपिक में भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ बच गया था, उसे हम देख रहे हैं। टॉपिक हमारे स्टार्ट होता है यहाँ से, आवर नेशनल पॉलिसी। हमारे देश का ये नेशनल पॉलिसी क्या है, नेशनल पॉलिसी हेल्थ, ठीक है। नेशनल पॉलिसी क्या है, हेल्थ। पहला वाला तो हम पढ़ लिए एजुकेशन के बारे में, सेकेंड वाला भी हम पढ़ रहे हैं हेल्थ, जो हमारे देश का पॉलिसी है, ठीक है। अब इसके लिए सरकार के द्वारा कौन सा कदम उठाया गया, क्वेश्चन है कि व्हाट हैव बीन डन टू अचीव दिस। किसको अचीव करेगा, तो इसको आवर नेशनल पॉलिसी अचीव करने के लिए सरकार ने कुछ स्टेप उठाए। तो क्या स्टेप उठाए, तो स्टेप उठाए, स्टेप टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ आवर पॉपुलेशन, हेल्थ कंडीशन ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसके लिए सरकार ने क्या करना शुरू किया, एक्सेसिबिलिटीज ऑफ हेल्थ केयर, इस पर ध्यान देना शुरू किया, फैमिली वेलफेयर, इस पर ध्यान देना शुरू किया, और न्यूट्रिशनल सर्विस, इस पर ध्यान देना शुरू किया, जिससे कि हमारा ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जो है क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहे, दुनिया के सारे देश है ना, दुनिया के सारे देश के लिए ये पॉलिसी होता है, ठीक है। अब सरकार के द्वारा देखो कुछ फोकस किया गया, स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट। अब इसीलिए सरकार ने क्या किया, कुछ इस सिस्टम को लागू किया, SC, PSC और CS। ये प्राइमरी लेवल पे एक हॉस्पिटल्स होता है। PSC का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। जो 1951 में देखेंगे तो मात्र हमारे देश में 725 जो है ये था, और 2013 में 1,81,320 इतना जो है हमारा प्राइमरी लेवल पे हॉस्पिटल आ चुके हैं। हालांकि आपके बुक में नया वाला भी डाटा आया होगा, 2022-23 का आया होगा, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। इस बुक में इतना दिए हुआ है 2013 का, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये डाटा चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो 1951 के आसपास में इतना था, और इस वक्त इतना धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। अब देश के आज़ादी के समय में इतना था, ये बहुत बड़ा था, क्योंकि उस वक्त देश आज़ाद ही हुआ था, ठीक है, इसलिए जो है इतना था, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया। उसके बाद हॉस्पिटल्स की अगर बात करोगे या डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी का मतलब होता है जो दवा जिस दुकान में मिलता है वहाँ। तो हॉस्पिटल का इंडिया में 1951 के आसपास में 9,209, जो बढ़ के 19,000 के आसपास, लगभग 20,000 इतना के आसपास। वही बेड्स की बात करोगे तो उस वक्त इतना था 2,000 के आसपास, और बेड 2013 के अकॉर्डिंग कितना
6,28,000 के आसपास। डॉक्टर्स उस वक्त इतना था और अभी इतना है, और नर्सिंग इतना था अब इतना हो गया। क्यों? सरकार के द्वारा जो है इस पे ज़्यादा फोकस क्यों किया गया? क्योंकि उनको क्या प्राप्त करना है? आवर नेशनल पॉलिसी, है ना, आवर नेशनल पॉलिसी जरूरी है ना, जरूरी है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? तो आगे सर जब सरकार के द्वारा इतना इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकला होगा। तो क्या रिजल्ट निकला? बिल्कुल रिजल्ट निकला, और रिजल्ट जो उसका निकला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड चाइल्ड केयर, लोगों का जो है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, ठीक है, 68.3 ईयर्स, यानी कि आज इंडिया में अगर देखो तो 68.3 ईयर्स लोग जीते हैं, लगभग 68 साल लोग जीते हैं। तो कैसे हुआ? तो इस सब की वजह से हुआ, क्योंकि लोगों को जो है पहले हॉस्पिटल नहीं मिल पाता था, डॉक्टर्स नहीं मिल पाता था, तो लोग अगर बीमार पड़ते थे तो डेथ होने की पॉसिबिलिटी उसको ज़्यादा था। लेकिन आज क्या है कि हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिस वजह से अगर आज के समय अगर 99% अगर मरने का चांस है और 1% बचने का चांस है तो इसको बचाया जा सकता है। पहले के समय क्या था कि अगर 99% बचने का चांस था, ठीक है, और 1% मरने का, तो फिर भी नहीं बचाया जा सकता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं था, है ना। आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो हम बचा सकते हैं। इस तरह से लोग अब ज़्यादा जी रहे हैं। चाइल्ड केयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? चाइल्ड केयर किया जा रहा है। बच्चा के जन्म लेने से पहले कई सारे वैक्सीनेशन कर दिया जाता है बस की माँ को, फिर बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, तो कई सारे टीका लगाया जाता है। तो चाइल्ड केयर, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है ना। इसमें इम्प्रूवमेंट होने से, इसमें इम्प्रूवमेंट होने से, हालांकि हम इसका चैलेंजेज भी अभी हम देखेंगे कि कुछ चैलेंजेज है, इतना इन्वेस्ट करने के बावजूद भी अभी हमारे देश में कमी है ना, तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? इन्फैंट मोरालिटी। ये क्या होता है? हालांकि इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी था, इन्फैंट मोरालिटी रेट क्या होता है? तो इन्फैंट मोरालिटी रेट जो हमारे देश में पहले बहुत ज़्यादा था। अच्छा, पहले इसके बारे में समझो कि होता है क्या। देखो, कोई भी पार्टिकुलर ईयर आप ले लो, जैसे मान लो कि अगर अभी ये 2026 चल रहा है, तो 2026 में देखा जाएगा, सरकार अपने डाटा निकालता है कि 1000 बच्चे ने 1000 बच्चा ने जन्म लिया, और इसमें एक साल में कितना डेथ किया, ठीक है, और कितना ईयर होना चाहिए, यानी 1 साल से कम, लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, 1000 में जितना मरता है, ठीक है, वो इन्फैंट मोरालिटी रेट। इन्फैंट का मतलब क्या होता है? शिशु होता है, शिशु, छोटा बच्चा, नवजात जो गोद में रहता है 1 साल के अंदर। तो ये जो है हमारा क्या हो गया? इन्फैंट मोरालिटी रेट, जो पहले ज़्यादा मर जाता था बच्चे, अब वो कम डेथ कर रहा है। कारण क्या है? मेडिकल साइंस इम्प्रूव किया, सरकार ने इसमें इन्वेस्ट किया, जिस वजह से ये जो है हमारा क्या हो गया? ठीक है, बर्थ रेट हैव ड्रॉप। अब वो से ये है क्या? बर्थ रेट कैसे घट गया? अब देखो, एक हमारा होता है गांव समाज में सुनने में आपको आता होगा, पहले के समय में लोग ना बच्चे को ज्यादा जन्म देते थे। कारण क्या? कल्चर, एक कल्चर था, सामाजिक कल्चर। वो कल्चर क्या था कि परिवार को, वंश को बढ़ाना है। अगर 2 बच्चे होंगे ना तो वो सब जानता था कि बच्चे मर जाएंगे, है ना, उसको पता था, इसलिए 3, 4, 5 बच्चे करेंगे, है ना। कम से कम अगर 5 बच्चे करेंगे तो 3 मर जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा। तो इसलिए पहले जो बर्थ रेट था ज्यादा था, हाई था। लेकिन जैसे ही मेडिकल के सेक्टर्स में क्रांति हुआ तो क्या हुआ कि अब लोगों को इस बात का पता चल गया कि अब हमारे बच्चे नहीं मरेंगे, है ना। इसलिए लोग जो है क्या करना शुरू कर दिया? बच्चे को जन्म देना कम किया। एक पेट काम चल जाता है, छोटा है कि बच्चे नहीं दे करेगा, जल्दी नहीं करेगा, है ना, किसी बीमारी से तो नहीं करेगा, करेगा तो मेडिसिन है ना। तो इस वजह से बर्थ रेट क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। और ये सही भी है, ठीक भी है ना। आपको मैंने पहले ही बताया कि पॉपुलेशन हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कब नहीं है, जब आपके पास रिसोर्स होगा, संसाधन होगा तब, नहीं तो यही पॉपुलेशन जो है ना एक बम बन जाता है ना। और जब ये ऐसा विस्फोट करेगा इसके सामने कोई भी जो है हथियार डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेथ रेट क्या हो गया, डेथ रेट लो कम हो गया, क्या हो गया, डेथ रेट कम हो गया। कैसे कम गया, इस सब की वजह से, किसकी वजह से, इस सब की वजह से। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा रहा था फ्रॉम इन्फेक्शन। आज आप देखते हो किसी को पैर में पैरालाइज जो हो जाता था जिसको कहते थे पोलियो, है ना, आज देखते हो नहीं, फ्री हो चुका है, इंडिया फ्री हो चुका है पोलियो से, है ना। तो ऐसे कई सारे इन्फेक्शन से बच्चों को बचाया जा रहा है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम इन्फेक्शन, तो ये सारा चीज हमने पढ़े हैं किसके लिए, आवर नेशनल पॉलिसी। ये सरकार का पॉलिसी है कि हेल्थ सेक्टर्स को हम क्या करें, इम्प्रूव करें, तभी तो पॉपुलेशन इक्वालिटी आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा क्वालिटी, जब हेल्थ नहीं रहेगा कैसे आएगा। तो इसलिए हमें पहले ही हम ऊपर में टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें हेल्थ है ना। तो ये सारा चीज जो है, ये सारा चीज जो आपने देखा है, इसके लिए पॉपुलेशन में क्वालिटीज बनाने के लिए, इसके लिए। लेकिन अभी भी चैलेंज है, आप कहोगे सर वाह क्या बात है ना, हमारा देश को तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी भी जो है ना चैलेंज, कुछ चैलेंज है जो सरकार को करने पड़ेंगे अभी, है ना। अब कहोगे सर हर चीज में सरकार कर रहे हो, सरकार क्यों करेंगे, हैं, हमारे पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं, इसलिए सरकार करेंगे, है ना। सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दायित्व है ना, हम लोग टैक्स पे भी करते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट को करना। और देखो क्या चैलेंज है, उस चैलेंज को हम लोग देखते हैं। देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया, इंडिया में कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे इस तरह की बेसिक फैसिलिटी ये सब नहीं मिल पाता। इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक फैसिलिटीज नहीं। आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, है ना, ये सब फैसिलिटीज अभी भी कम है वहाँ पे, जो जरूरी है ना। सरकार को अभी भी इस सेक्टर्स में करने के लिए अभी कदम और उठाने पड़ेंगे। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जानते हो, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, है ना, जहाँ पे आप लोग नीट की तैयारी करते हो, और नीट की तैयारी करने के बाद जो है आप बड़े बड़े डॉक्टर्स बनेंगे। तो कहाँ से, यही मेडिकल कॉलेज होता है। क्या होता है, मेडिकल कॉलेज होता है इन द कंट्री, एंड 301 डेंटल कॉलेज, दांत का कॉलेज, है ना। तो अभी भी इसमें जरूरी है। अगर पूरे स्टेट की बात करोगे, इंडिया में 28 स्टेट है, और उसमें बात करोगे तो सिर्फ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यही सब ऊपर में है, यही सब ऊपर में है, ठीक है। यहाँ का हेल्थ कंडीशन बहुत बेहतर है, लेकिन अदर स्टेट में ये कंडीशन बहुत ही खराब है। तो फाइनली हम लोगों ने क्या देख लिया, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ये दोनों पॉइंट जो है हम लोग कंप्लीट करें, ठीक। अब हमारा लास्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। जो पॉपुलेशन क्वालिटी नहीं बन पाया उसको अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता है, कौन होता है बेरोजगार, बेरोजगार कौन होता है बताइए, बेरोजगार कौन है। सिंपल सी बात है, ये रॉकेट साइंस है नहीं, बस इतना जान लो जिसको अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है, अब जॉब का मतलब यहाँ मत समझना कि सरकारी नौकरी ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो जॉब का मतलब होता है वर्क, यानी काम होता है, ठीक। तो जिस व्यक्ति को उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक। यहाँ लिखे हुए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड, क्या कहता है, टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग, उसकी इच्छा के अनुसार, विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब, उसकी
उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी क्वालिटी के अनुसार, उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वर्क नहीं मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयमेंट। और किसी भी देश के लिए बहुत ही बैड इंडिकेट करता है। क्या करता है? बैड इंडिकेट करता है ना। तो जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो समझो कि उसमें सिचुएशन गड़बड़ है। जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम है, वहाँ पे सिचुएशन बेहतर है, ठीक है। हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के नेचर्स, क्या इसके नेचर्स है, क्या इसके नेचर्स है। तो दो नेचर्स है, सीजनल कहो या डिस्गाइज्ड कहो, और दूसरा एजुकेटेड। क्या है दूसरा? एजुकेटेड। ये दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल या डिस्गाइज्ड। अच्छा देखो, सीजनल जो होता है, सीजनल ये आपके होते हैं रूरल एरिया, और ये कहाँ होता है? टाउन में, शहर में। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है? टाउन में होता है। और डिस्गाइज्ड या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है? तो आपको रूरल एरिया में होता है। अब देखो अगर सर इसके बारे में थोड़ा सा और बता दो, ठीक है। हमने बस यहाँ पे इसको लिख के छोड़ दिया है, डिटेल्स नहीं लिखने हैं, है ना। आपको मैं बता देता हूँ वो पॉइंट कहाँ पे है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसके बारे में। तो आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक आप निकालोगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लैक में लिखा होगा सीजनल या डिस्गाइज्ड, और दूसरा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ देखिए लिखा क्या हुआ है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। कहता है ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि इसको सीजनल कहोगे और सीजन। जैसे मान लो कि अभी कुछ दिन पहले रबी क्रॉप्स हुआ, ठीक है, तो रबी क्रॉप्स में हार्वेस्टिंग हुआ, तो उस वक्त लोगों को काम मिला। और जिस वक्त जो है रबी क्रॉप्स खेतों में सोइंग हो रहा था, उस वक्त लोगों को काम मिला है। और फिर अब देखना 10, 15, 20 दिन के बाद, है ना, जुलाई में, कि अब यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स होगा, तो इस वक्त कुछ काम मिलेगा, और जब इसकी हार्वेस्टिंग हो उस वक्त कुछ काम मिलेगा। यानी कि फाइनली कहो कि 12 मंथ्स में, 12 मंथ्स में लोगों को 2 या 3 मंथ्स काम मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है ना। सीजन पे ही काम मिलता है, बाकी बात लोग कहाँ जाए? बाहर जाए, फिर बाहर जाएगा तो उसको शोषण होगा, है ना, देखते ही होंगे आप, शोषण होगा उसका, ठीक है। तो ये सीजनल क्या होता है? सीजन में काम मिलता है, ठीक है, बाकी बार काम नहीं मिलता है, तो क्या करता है उसको सीजनल, ठीक है। इसी को डिस्गाइज, इसका हिंदी नाम तो क्या होता है? हिंदी बड़ा खतरनाक है, प्रच्छन्न बेरोजगार। समझ में आया प्रच्छन्न क्या होता है? देखो हिंदी, है ना, कितना खतरनाक है। प्रच्छन्न बेरोजगार मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि कोई भी आदमी जिसको काम नहीं मिला, वो बाहर चला गया काम करने, ठीक है। जैसे बिहार के आदमी, अब यहाँ तो काम मिला नहीं, तो बाहर चला गया काम करने। अब बाहर चला गया, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, इस सब में चला गया, अब वहाँ उसका शोषण हुआ, मारा पीटा, वो लोग फिर अपने गाँव में आ गए। अब अपने गाँव में आ गए तो क्या करेगा? बैठा तो रहेगा नहीं। अब मान लो किसी व्यक्ति के पास जो है 2 एकड़ जमीन, कितने एकड़? 2 एकड़ जमीन। अब 2 एकड़ जमीन को करने के लिए 2 आदमी मैक्स है, 2 आदमी 2 एकड़ जमीन कर लेगा, है ना, कर लेगा। लेकिन उस घर में 5 मेंबर है, जो 3 मेंबर चला गया था कमाने, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, वो किसी तरह से यहाँ पे आ गया। अब वो 3 आदमी क्या करेगा? काम तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो कहा कि बैठने से बेहतर है कि चलो इसी में हम काम कर लेते हैं, इसमें उसी खेत में काम कर लेते हैं। अब देखो, अब इस 2 एकड़ जमीन को करने के लिए 2 आदमी जरूरी है, काफी है, लेकिन इसमें कितने कर रहे हैं? 3 और, यानी 5। अब लोग तो देख रहा है कि ये 5 उसमें काम कर रहा है, यानी कि काम उसको मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या 5 लोग की यहाँ जरूरत है? नहीं जरूरत है। कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की जरूरत है। तो 3 लोग इसमें छिपा हुआ है, पता नहीं चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि हाँ काम कर रहा है खेत में, लेकिन उसका जरूरी नहीं था। तो इसको एक और हिंदी में कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो दिखता नहीं है लेकिन है बेरोजगार। क्या है? बेरोजगार। तो इसी को सीजनल या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, ठीक है। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। तो यहाँ पे है, इसको आप लिख लीजिएगा कि ड्यूरिंग मंथ of year people depends upon agriculture usually face such kind of problems।
There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding, and threshing is done. Certain ones do not provide much work to the people depend on agriculture. ये हो गया सीजन। अब डिस्गाइज का देखो नीचे लिखा हुआ है, इन केस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड। आपको लगेगा कि वो एम्प्लॉयड बट है वो नहीं, ठीक है। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट where they find work. They usually happens among families. The work requires the service of 5, यानी कि काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 5 लोगों की जरूरत है। But engage 8 people. लेकिन कितने लोग इसमें इंगेज है? 8, यानी 3 लोग क्या है? जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी है। तो आप कितना तक आप लिख सकते हो? तो सिग्नल वाला का ऊपर पैराग्राफ है और डिस्गाइज वाला का नीचे पैराग्राफ है, तो इसको आप कर लीजिए। दूसरा है एजुकेटेड। एजुकेटेड क्या होता है? जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको काम नहीं मिला, बैठा हुआ है। अच्छा, एक और चीज है कि हम जब अनएम्प्लॉयमेंट हम बता रहे थे तो उसमें एक एग्जाम्पल आपको हम नहीं दिए थे। अब इसमें एक स्टोरी है, याद करो, साकल और गिलास का स्टोरी। अब एक बात बताओ, क्या साकल एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयर्स है या नहीं है? क्या उसकी माँ है? उसकी माँ क्या है? उसके पिताजी क्या है? क्या साकल की माँ एम्प्लॉयर्स में आएंगे? यस में। इसका आंसर होगा नहीं। क्या साकल के पिता होंगे एम्प्लॉयर्स में? यस। क्या साकल के भाई और जो बहन है क्या वो होंगे जो 14 साल से कम उम्र के, 15 साल से कम उम्र के हैं, क्या वो बेरोजगार होंगे? कहोगे नहीं। कैसे? देखो, एक तो उसका एज नहीं है साकल के भाई वाले का, है ना, तो 15 साल से कम एज में है, तो वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं काम किया जाएगा। साकल की माँ काम तो करती है घर में, लेकिन वो बाहर नहीं करना चाहती है, ठीक है, तो इसलिए साकल की माँ भी नहीं होगी। साकल एम्प्लॉयर्स होंगे क्योंकि उसको उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिला हुआ है। देखो, कहने का मतलब वर्किंग जो एज होता है, वर्किंग जो एज होता है 50 to 59 ईयर्स। किसी में 60 लाख से 63 भी चला जाता है, लेकिन जनरली अब इस एज ग्रुप में किसी को उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर जॉब नहीं मिल रहा है तब वो क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड। इस एज ग्रुप ये मेन है ना, क्योंकि यह क्या करता है पता है? यह जो है 15 साल से नीचे और 59 ईयर से ऊपर के लोगों को यही ग्रुप खिलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग अभी 6, 7, 8, 9 क्लास में 15 साल से कम होंगे, क्या आप काम करते हैं? नहीं ना करते हैं। आप किसके ऊपर डिपेंड है? इसके ऊपर डिपेंड है क्योंकि आपके फैमिली का एज इस एज में होगा। और 60 साल के बाद जैसे दादाजी हो गए, ग्रैंडफादर्स हो गए, ये सब हो गए, तो किसमें? इसमें, है ना। इस दोनों का ये जो है बहुत ही मेजर पॉइंट, ठीक है। तो इसमें अगर जॉब नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तब वह ग्रुप अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा इससे, है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। दुनिया में भारत का जो पॉपुलेशन है 146 करोड़, 146 करोड़, ठीक। जापान में आपने देखा होगा उसकी संख्या बहुत कम है ना, और उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, 4 आइलैंड्स में बसा हुआ देश है, ठीक है। लेकिन दुनिया के डेवलपमेंट कंट्री में अगर काम किया जाता है किसी देश को तो उसमें जापान है ना। और आपको पता होगा ना, हाल फिलहाल में हम लोग के यहाँ बुलेट ट्रेन चलने वाली है ना, गुजरात से मुंबई, और ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आया है? जापान से आया है। तो आखिरकार हम इतना बड़ा पॉपुलेशन वाले देश एक छोटे से देश का टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जापान के लोगों ने क्या किया गया? इन्वेस्ट किया, क्वालिटी है। हमारे देश के लोग जानते हैं क्या होता है? दुनिया में जितना युवा भारत में है ना,
उतना युवा दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। हाँ, हमारे युवा जो है ना एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ जाने की जरूरत नहीं है ना। रील्स रील्स पर रील्स है ना, घंटों है ना, घंटों। जापान में क्या है, वहाँ के बच्चों में इन्वेस्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ का एजुकेशन ही ऐसा है ना। तो वहाँ टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? एक और एग्जाम्पल बताते हैं। भारत में आयरन स्टोर होता है, लोहा है ना, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ से खून निकलता है रॉ मेटेरियल्स में, और जापान उससे खरीदता है, भारत से खरीदता है, जापान को देता है। अब उस रॉ मेटेरियल्स लोहा को वो इतना मॉडिफाई कर देता है कि पूरी दुनिया को बेचता है ना। इवन कि जो ट्रैक पिछले ना, ट्रैक है ना, वो बुलेट ट्रेन वाली, वो भी जापान के इंजीनियर सब आकर के यहाँ पे उठा रहा है। तो जब जापान इतना छोटा सा देश, पॉपुलेशन कम है, जब पॉपुलेशन कम है और उसमें इन्वेस्ट करके उसको ह्यूमन रिसोर्स बना दिया और दुनिया के टॉप 10 में वो आता है जीडीपी के मामला में। तो अगर भारत में इतना करोड़ पॉपुलेशन है और हर एक में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो दुनिया का बॉस भारत हो जाएगा। अमेरिका इसके सामने कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो। लेकिन इसमें अभी बहुत समय, अमेरिका को अभी हम नहीं छू सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए आप। अमेरिका को छूने में भारत को कितना साल लगेगा पता है? 300 साल। 300 साल लगेगा भारत को अमेरिका को छूने में। सोचो अमेरिका कितना, अब पता है उसका पॉपुलेशन कितना है? 35 करोड़ के आसपास, अभी 40 करोड़ हो गया, 40 करोड़ है ना। फिर भी अमेरिका हमसे बढ़ता है ना। तो अगर हम लोगों में अगर इन्वेस्ट करें एजुकेशन का, इन्वेस्ट करें हेल्थ का, है ना, तो हम दुनिया का बॉस हो सकते हैं, है ना। तो देखो क्या प्रॉब्लम होगा अनएम्प्लॉयमेंट होने से। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स अभी देखने को मिलता होगा, इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो वेस्टेज ऑफ मैन पावर्स, मैन पावर का वेस्टेज। अब सोचो मान, अच्छा अपने घर के एग्जाम्पल ले, अगर आपके घर में 4 मेंबर है, चारों के चारों एकदम हेल्दी है, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, दिन रात है वो मेहनत कर रहा है, तो उस घर में पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन किसी घर में 4 मेंबर है, 3 मेंबर जो हमेशा बीमार रहता है और 1 मेंबर जो है काम करता है, तो क्या वो डेवलप करेगा? नहीं करेगा। मैन पावर क्या हो गया? कम गया। तो क्या हो जाएगा? वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। उसका क्या करता है? इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। मैंने बताया ना कि 4 आदमी काम कर रहा है, लोड नहीं पड़ेगा, 4 के पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन 3 व्यक्ति बीमार है और 1 व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ओवरलोड होगा नहीं? होगा ना, होगा, ठीक है। तो क्या होगा? इकोनॉमिक ओवरलोड। और दूसरी तीसरी बात क्या करता है? आपके सोसाइटी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। आपके सोसाइटी में, सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड, क्या हो जाएगा? तो ये भी होगा, ठीक है। समझाने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन आगे क्लास में है। डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस, आपका हेल्थ स्टेटस क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। कैसे? अरे भाई सिंपल सी बात है, पैसा आएगा तो खर्च करोगे ना। जैसे ही पैसा आ जाएगा खर्च करना शुरू करो। क्या खाना है क्या नहीं खाना है? नहीं, हमारे देश में क्या होता है, लोग क्वालिटी के ऊपर नहीं जाते हैं, क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए? क्वांटिटी, है ना। और इसके पीछे रीजन भी है, पैसा, मनी, है ना। तो हेल्थ स्टेटस क्या हो जाएगा आपका? डिक्लाइन एंड राइजिंग विथड्रॉल फ्रॉम स्कूल सिस्टम। पैसा नहीं हुआ तो कहाँ से जाएगा? स्कूल, है ना। अब फाइनली क्या है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या शो करता है? इंडिकेटर्स है। किस चीज का इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स जानते हो? जब आप बाइक से जाते हो, रोड क्रॉस करते हो, तो देखना उसमें बाइक में कुछ लगा रहता है इंडिकेटर। अच्छा, हमने पीछे वाले को बता दिया कि तो इंडिकेटर्स है डिप्रेस्ड इकोनॉमी। डिप्रेस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आपका इकोनॉमी क्या होता है?
ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा, इसी चीज को हम समझेंगे इन केस ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ इंडिया, तो इन केस ऑफ इंडिया को रहने देते हैं, कल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।